आज की पहली खबर है, ये इसको हम किस सब्जेक्ट से जोड़ सकते हैं? इसे हम इंडियन हिस्ट्री के आर्ट एंड कल्चर वाले सेगमेंट से जोड़ सकते हैं, यानी कला और संस्कृति वाले भाग से जोड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या खबर है और क्यों ये इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है, तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या रहा है आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल ट्रस्ट प्लिया फॉर ऑडिट एग्जेम्पशन। देखिए एक केरल में एक मंदिर है और उस मंदिर का नाम है, काफ़ी बड़ा नाम है, इसको मैं पद्मनाभ स्वामी ही बोलूँगा। तो इस मंदिर के ट्रस्ट ने एक याचिका दायर की थी, प्लिया मतलब याचिका ही होता है, और याचिका में क्या कहा गया था कि इनके जो ऑडिट है, यानी इनके जो आर्थिक व्यय है उसके क्या ऑडिट ना किया जाए या जांच ना की जाए। तो इस संदर्भ में कुछ आर्टिकल है, इसको समझेंगे कि पूरा मामला क्या है। साथ ही साथ हम इस टेम्पल के बारे में विशेष तौर पर जानेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं इस पूरा मामला है क्या। देखिए सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि ये टेम्पल एक तो भारत का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, इसलिए जानना ज़रूरी है कि ये है क्या। पहली बात तो ये है कि इसका जो प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं कि इसका निर्माण कब हुआ है, तो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य इसके मिलते हैं 8th सेंचुरी में। लेकिन जो सबसे आधुनिक साक्ष्य हैं, जो अंतिम बार में इसमें कंस्ट्रक्शन करवाया गया है, वो 18th सेंचुरी में राजा मार्तंड वर्मा के द्वारा कराया गया था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि शुरुआत में इसको लकड़ी से बनाया गया था और बाद में इसको ग्रेनाइट से बना दिया गया। तो ग्रेनाइट पत्थर से इसका निर्माण किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रेनाइट पत्थर से इसका निर्माण है। पहले किससे था? पहले लकड़ी से संबंधित था। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि ये किस भगवान से या किस देवता से संबंधित है, तो इसका सीधा संबंध है भगवान विष्णु से। कैसे? इसमें आप अगर देखेंगे तो जो इसमें मुख्य मूर्ति है उसमें आप देखेंगे तो भगवान विष्णु शेष नाग पर, जैसे आप टीवी में देखते हैं, किसी प्रोग्राम में देखते हैं कि भगवान विष्णु हाथ के बल लेटे रहते हैं, तो उसी मुद्रा में भगवान विष्णु इस मंदिर में जो मुख्य मूर्ति है उसमें लेटे हुए हैं, और इस मुद्रा को कहा जाता है अनंत शयन मुद्रा। तो ये बेसिकली भगवान विष्णु का मंदिर है। तो मुख्य भगवान को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है ये किस भगवान से रिलेटेड है या संबंधित है। तो ये भगवान विष्णु से संबंधित है और उनकी जो मुद्रा है उसको बोलते हैं अनंत शयन मुद्रा। तो ये समझ गए होंगे आप कि ये भगवान विष्णु से संबंधित है। अब ये मंदिर सबसे पहले व्यापक तौर पर चर्चा में कब आया? 2011 में इस मंदिर के तहखाना है, बेसमेंट है, वहाँ पर आपको पता है कि वहाँ पर इसकी तिजोरियाँ हैं। अब उन तिजोरियों को खोला गया, 1 2 3 शायद तिजोरियों को खोला गया था। तो उन तिजोरियों में 1 लाख करोड़ रुपए का सोना और बहुत सारी चीज़ें निकली। तो ये चर्चा में भारत में सबसे ज़्यादा कब आया? जब इसके बेसमेंट में उपस्थित तिजोरियों को खोला गया, तो उसमें पता चला कि इसमें 1 लाख करोड़ रुपए का सामान मिला है। और ये बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि इसको उसके बाद से दुनिया के जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर हैं, जो सबसे आर्थिक रूप से किसी भी धर्म से संबंधित संरचना हो जिसमें सबसे ज़्यादा पैसे या धन की बात आती थी, तो उसमें इसका नाम जुड़ गया और इस मंदिर का नाम क्या हुआ? पद्मनाभ स्वामी मंदिर। और यहाँ से 2011 में जो यहाँ की कुल यहाँ पर बेसमेंट में इसके तिजोरियाँ हैं, उसमें से 3 तो तिजोरियाँ खोली गई, 2 या 3, जिसमें से 1 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर धन मिला। और अभी भी कुछ तिजोरियाँ बाकी हैं, लेकिन अभी जो एक तिजोरी बाकी है तो कहते हैं कि उसके गेट पर एक सर्प बना हुआ है। तो जो वहाँ के पुजारी लोग हैं वो उसका विरोध करते हैं कि यहाँ पर इसके दरवाजे पर सांप बना हुआ है, इसको मत खोलिए, क्योंकि सांप बना इसका मतलब है ये संकेत देता है कि इसको खोलने से रोका गया है। अगर आप इसको खोलने का प्रयास करेंगे तो ये अशुभ होगा और इसके नकारात्मक प्रभाव आएंगे। पहली चीज़ है। 2011 में 1 लाख करोड़ की जब संपत्ति निकली, तो हुआ क्या कि जो वहाँ का अभी तक जो इस मंदिर का 2011 तक इस मंदिर का जो पूरा मैनेजमेंट होता था, वो वहाँ के जो आपको पता है कि केरल में, या मैं कहूँ त्रावणकोर के राजा के परिवार के लोग करते थे, रॉयल फैमिली के। आपको पता है कि त्रावणकोर में ही राजा मार्तंड वर्मा के जो आप देखोगे परिवार के लोगों का सिलसिला चला रहा है, तो वही इसकी देखभाल करते थे। लेकिन जब ये तिजोरी से सोना निकला तो रॉयल परिवार में से ही किसी ने कहा कि सरकार को ये जो पैसा मिल रहा है या संपत्ति मिल रही है, इसमें सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सरकार को इस संपत्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जो रॉयल परिवार के लोगों ने जब ये बात कही, राजकीय परिवार के लोगों ने जब ये बात कही, तो उसके विरुद्ध कुछ लोग केरल हाई कोर्ट में पहुंच गए। केरल हाई कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया
केरल हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया रॉयल फैमिली के खिलाफ कि नहीं, आप इस पर अपना कार्यक्रम नहीं बता सकते हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि इस पे सरकार को हिस्सा नहीं लेना चाहिए। फिर क्या होगा कि रॉयल फैमिली फिर पहुंच जाएगी सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि जो रॉयल फैमिली है, जो राजा मार्तंड वर्मा के, जो आप समझ लो फैमिली परिवार के लोग हैं, उनके पास शैबत का अधिकार होगा। अब ये शैबत क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके पास शैबत का अधिकार होगा। तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि शैबत होता क्या है, शैबत, ठीक है ना। तो हमारे लिए सबसे पहले क्या जानना जरूरी है कि ये शैबत होता क्या है। तो शैबत और कुछ नहीं होता है, किसी भी मंदिर के, इस मंदिर के जो मुख्य देवता से संबंधित जो भी फाइनेंशियल, जो भी मतलब मैनेजमेंट होता है, उसी को शैबत अधिकार कहते हैं। यानी मुख्य देवता से संबंधित जो भी आपका फाइनेंशियल या वित्तीय मामले होंगे, देख रेख होंगे, उसी को कहते हैं शैबत अधिकार। और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर के जो शैबत अधिकार हैं वो रॉयल फैमिली के पास रहेंगे। रॉयल फैमिली यहाँ का फाइनेंशियल मैनेजमेंट देख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक थोड़ा सा अच्छा सा डिसीजन दिया उनके हिसाब से, रॉयल फैमिली के हिसाब से, कि उनको शैबत का अधिकार या वित्तीय जो भी मैनेजमेंट था उसका अधिकार प्रदान दिया गया। ये एक बड़ा डिसीजन था। अब क्या हुआ कि ये जो रॉयल, आपको पता है कि इस मंदिर का मैनेजमेंट कैसे होता था, जैसे बहुत सारे भारत में मंदिरों का होता है। जो यहाँ का राजकीय परिवार था या रॉयल परिवार था, इन लोगों ने एक ट्रस्ट बना रखा था और उस ट्रस्ट के माध्यम से इस मंदिर का मैनेजमेंट होता था। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन में आगे चलकर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी बनाई जाएगी या प्रशासनिक समिति बनाई जाएगी, और उस प्रशासनिक जो समिति होगी उसको मतलब हेड करेंगे, यानी उसके अध्यक्ष कौन होंगे समिति के। कहा गया कि वो जो तिरुवनंतपुरम के जिला जो मजिस्ट्रेट हैं वो इस कमेटी को हेड करेंगे, और वो कम्युनिटी इस मंदिर का क्या देखेगी, प्रशासन देखेगी या प्रशासन पर नियंत्रण रखेगी। साथ ही साथ एक चीज और कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2020 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो ट्रस्ट बनाया गया था रॉयल परिवार के द्वारा, इस ट्रस्ट की ऑडिट की जाएगी। ऑडिट मतलब क्या होता है, ऑडिट मतलब ये होता है कि जैसे किसी से पैसा आवंटित हुआ, उसको किसी व्यक्ति ने खर्चा किया। अब अगर कोई थर्ड पार्टी आए और देखे कि जो जहां से पैसा लिया गया है और जो खर्चा किया गया है, क्या वो एक दूसरे से मेल खा रहे हैं, जितना पैसा आया क्या उतना खर्चा किया गया। जैसे भारत का आपको पता है कि एक लेखा परीक्षक होता है, तो वो लेखा परीक्षक क्या देखता है कि मंत्रालयों ने जो पैसा लिया है, क्या जिस काम के लिए पैसा लिया था उसको खर्चा किया है, क्या कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। तो सरकार ने क्या कहा है कि जो इस मंदिर का ट्रस्ट था, जो रॉयल फैमिली से संबंधित था, जो रॉयल फैमिली ने बनाया था और वही इसको संचालित करते थे, तो सरकार ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में कहा कि उसका ऑडिट किया जाएगा 25 वर्षों का। अब यहां पर समस्या आ गई। तो रॉयल फैमिली ने क्या कहा या ट्रस्ट ने क्या कहा, इन लोगों ने कहा कि दरअसल ये जो ट्रस्ट है जो इस मंदिर के प्रशासन को देखता था, मैनेजमेंट को देखता था, तो ये लोग अब क्या कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि ये जो ट्रस्ट था जो मंदिर के मैनेजमेंट को देखता था, ये दरअसल केवल मंदिर के रिचुअल्स को देखता था। यानी मंदिर की जो परंपराएं हैं, जो रिचुअल्स मतलब होता है धार्मिक कर्मकांड, उनको देखता था, मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं देखता था। चूंकि ये मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन को नहीं देखता था, इसलिए ये ट्रस्ट एक अलग एंटिटी है या अलग एक इकाई है, इसलिए इसका ऑडिट नहीं किया जाना चाहिए। यानी ट्रस्ट का ऑडिट जांच नहीं की जानी चाहिए, ये ट्रस्ट कह रहा है। तो इस बात को समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर के संचालित करने के लिए या मैनेजमेंट करने के लिए जो एक ट्रस्ट बनाया गया था, उस ट्रस्ट की 20 या 25 साल की ऑडिट की जाए। लेकिन ट्रस्ट ने विरोध किया या राजकीय परिवार के लोगों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो ट्रस्ट था ये दरअसल मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं करता था, ये करता क्या था कि मंदिर के जो रिचुअल संबंधित जो भी गतिविधियां होती हैं उनको संचालित करवाता था। इसलिए ये एक अलग एंटिटी है, इसलिए इसका ऑडिट या आप समझ लो जांच नहीं की जानी चाहिए। तो यही इसमें कहा गया है और यही न्यूज़ है। तो अभी आप अगर अब आप न्यूज़ पर आ जाओ तो अब आप देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए, अगर आप अब न्यूज़ देखिए तो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स श्री पद्मनाभ
स्वामी टेम्पल ट्रस्ट प्लिया फॉर ऑडिट एग्जाम्शन, यानी ये लोग कह रहे थे कि ऑडिट से हमको एग्जाम्शन या छूट दे दो, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को या इस प्लिया को अस्वीकार कर दिया है। तो उम्मीद होगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अतिशय तिवारी गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। बलवीर यादव सर यूपीपी की तैयारी शुरू करो, ठीक है भाई, करते हैं। अब ये हो गई हमारी पहली न्यूज़। अब हम देखेंगे कि आज की दूसरी न्यूज़ क्या है। अगर हम दूसरी न्यूज़ को देखें तो दूसरी न्यूज़ है अर्थव्यवस्था से संबंधित। अब ये क्या है, इसको समझिए। देखिए, अगर हम दूसरी न्यूज़ की बात करें तो लाइव मिंट का आर्टिकल है, कह रहा है एफडीआई। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। FDI inflows rise 62% in first 4 months of the current fiscal। गवर्नमेंट ने कहा है, सरकार ने क्या कहा है कि FDI 62% बढ़ गया है अगर हम पिछले वर्ष के साथ इसकी तुलना करें। यानी अगर हम शुरुआत के 4 महीनों को देखें तो शुरुआत के 4 महीनों में जो FDI इंक्रीज किया है, यानी FDI पिछले वर्ष से तुलना की जाती है, तो पिछले वर्ष की तुलना में इस जो ये वर्ष चल रहा है इसके 4 महीनों में FDI बढ़ गया है कितने परसेंट, 62%। ये आर्टिकल कह रहा है और इस किसने बोला है, ये सरकार ने बोला है। तो इसमें हम बहुत सारी चीजें समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि FDI होता क्या है। आपको सबको पता होगा कि कोई भी देश हो, जरूरी नहीं है कि उसको अपने डेवलपमेंट के लिए या विकास के लिए उसके पास पैसा हो। तो अगर किसी देश के पास अपने विकास के लिए पैसा नहीं होता है या कोई गरीब देश होता है, तो उम्मीद करता है कि वो विदेशी निवेशकों को आकर्षित करे कि आप आओ, निवेश करो और फायदा कमाओ और हमारा भी विकास हो और आप भी कुछ लाभ कमा सको। यानी एक प्रकार का कॉपरेशन होता है। तो FDI क्या होता है, FDI इसी कॉन्सेप्ट से निकला हुआ है। मान लेते हैं FDI क्या है। अगर कोई विदेशी निवेशक जो भारत में निवेश करे, भारत में इन्वेस्टमेंट करे, तो उसको क्या बोलेंगे, उसी को बोलते हैं FDI या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी अगर थोड़ा और आप टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो कहते हैं कि अगर कोई निवेशक इस प्रकार से निवेश करे कि उसको किसी कंपनी के 10% या उससे अधिक शेयर प्राप्त हो जाएं, तो उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। याद रखिएगा, मैं कह रहा हूं 10% या उससे अधिक। जो सेबी की डिफिनीशन है वो यही कहती है कि ऐसा निवेश या ऐसा निवेशक जिनको भारत में उपस्थित किसी कंपनी के 10% या उससे अधिक शेयर प्राप्त हो जाए, तो उस निवेश या इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो सबसे पहले ये चीज हो गई कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है। दूसरी बात ये आती है कि अगर हम FDI की बात करें या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, हमने समझ लिया। दूसरा एक टर्म आता है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या होता है, अगर कोई निवेशक इस प्रकार से निवेश करे कि उसको किसी कंपनी के 10% से कम शेयर प्राप्त हों, तो उसको हम बोलते हैं FPI या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब अंतर क्या होता है, अंतर ये होता है कि देखिए, FDI में 10% या उससे अधिक शेयर प्राप्त होंगे किसी कंपनी के, या किसी कंपनी में 10% या उससे अधिक हिस्सा प्राप्त होगा, किसमें, FDI में। पहली चीज है। दूसरी चीज है FPI में 10% से कम हिस्सा प्राप्त हो रहा है। तो अंतर मुख्य ये है कि देखिए, FDI जब कोई निवेश करता है तो वो एक, आप समझ लो, स्थायी स्थिति की खोज में आता है और निवेश करता है। और इससे फायदा क्या होता है, जो भी व्यक्ति FDI लेकर आता है, जो भी इन्वेस्टर आता है, कोई व्यक्ति हो या कंपनी हो, अगर वो भारत में निवेश करेगा और FDI के तौर पर निवेश करेगा, तो इसका मतलब है कि उसका निवेश स्थायी है। वो भारत में अपनी दीर्घकालिक नीति या लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाकर आया है। तो वो निवेश ऐसा होता है कि वो भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। FPI चूंकि बहुत कम मात्रा में निवेश है, 10% से कम, तो इसका मतलब है कि ये एक प्रकार का, आप ये समझ लो कि पलायनवादी निवेश है। यानी कि अगर जो निवेशक है उसने थोड़ा सा भारत में निवेश किया है, 10% से कम शेयर प्राप्त किया है, और कल को उसको लगा कि चाइना के किसी कंपनी के शेयर बहुत ही ज़्यादा अच्छे मूल्य में मिल रहे हैं, उनसे बहुत ज़्यादा फायदा कमाया जा सकता है, तो वो तुरंत अपना FPI वाले जो शेयर हैं उनको या भारत में बेचकर भाग जाएगा और वो पैसा ले जाकर चाइना में इन्वेस्टमेंट कर देगा। तो ये बेसिकली FDI जो होता है वो अस्थायी प्रकृति का होता है, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या FPI जो होता है
वो अस्थायी प्रकृति का होता है, क्योंकि इसमें पलायनवादी प्रकृति पाई जाती है। निवेशक को जहां लगता है कि किसी देश में निवेश करने से भारत से ज्यादा लाभ होगा, तुरंत वो अपने शेयर्स बेचकर भारत से निकल जाता है। यही अंतर है एफपीआई और एफडीआई में। अब क्वेश्चन आता है कि दोनों में फायदेमंद कौन होता है। देखिए, दोनों में अगर हम तुलना करें तो फायदेमंद होता है एफडीआई या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब क्यों फायदेमंद होता है ये समझिए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति भारत में दीर्घकालीन उद्देश्य से आया है तो इसका मतलब है कि वो अपने साथ अच्छी टेक्नोलॉजी भी लेकर आएगा, साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा पूंजी या कैपिटल भी लेकर आएगा। इससे अंततः भारत का डेवलपमेंट होगा। यद्यपि वो व्यक्ति भी लाभ कमाएगा या वो निवेशक या इन्वेस्टर भी लाभ कमाएगा, लेकिन इससे भारत का डेवलपमेंट होगा, भारत की ग्रोथ होगी। तो एफडीआई अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक दीर्घकालिक प्रकृति का निवेश है। तो इस बात को आप लोग समझ पाए होंगे। अब भारत में जो एफडीआई आता है वो दो रूट से आता है। दो रूट से कैसे? एक रूट को बोलते हैं ऑटोमेटिक रूट और दूसरे को बोलते हैं गवर्नमेंट रूट। अब दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, ऑटोमेटिक रूट का मतलब क्या है कि अगर निवेशक भारत में निवेश करने आए और उसको भारत में निवेश करने से पहले सरकार या आरबीआई की अनुमति न लेना पड़े कि मैं वहां निवेश करना चाहता हूं, बताइए, सर्टिफिकेट दीजिए, मुझे बताइए, तो उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक रूट। लेकिन अगर कोई निवेशक भारत में आए निवेश करने के लिए और उसको सरकार या आरबीआई से परमिशन लेना पड़े तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट रूट। अब होता क्या है कि अगर कहीं कोई ऐसा सेक्टर है जहां पर देश की सिक्योरिटी या इंटरनेशनल या आप समझ लो देश की इंटीग्रिटी से कोई समस्या नहीं होती है, तो वहां पर बेसिकली जो ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई आता है, यानी सरकार को जिसमें सूचना देने की जरूरत नहीं होती है, उसकी अनुमति दे दी जाती है। ठीक है, सरकार से परमिशन लेने की बेसिकली कहें तो ज़्यादा अच्छा वर्ड है, तो उसकी अनुमति दी जाती है। लेकिन भारत में कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट आता है वो गवर्नमेंट रूट के माध्यम से गुजरता है। मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो देश की सुरक्षा से संबंधित हैं, देश की एकता और अखंडता से संबंधित हैं, तो ऐसे सेक्टर में निवेश करने से पहले सरकार की अनुमति लेना जरूरी है। तो एफडीआई दो रूट से आता है, एक तो पहला ऑटोमेटिक रूट या स्वचालित मार्ग से, दूसरा गवर्नमेंट रूट या सरकारी मार्ग से। तो ये हमने समझ लिया कि एफडीआई और एफपीआई में अंतर क्या होता है और एफडीआई किन दो तरीके से आ सकता है। तो अब हम देखेंगे कि जो अभी सरकार ने अपने आंकड़े दिखाए हैं, जो आपको आर्टिकल में दिखेगा, तो इन आंकड़ों पर हम गौर करेंगे और हम समझने का प्रयास करेंगे कि सरकार ने ये जो आंकड़े हमको बताने का प्रयास किया है या भारत की आम जनता के सामने जो आंकड़े रखे हैं वो क्या हैं। देखिए, सरकार क्या कह रही है कि अगर हम पिछले वर्ष से तुलना करें एफडीआई की, तो वो अगर सीधी सी बात है, जब तुलना होती है तो पिछले वर्ष से कंपैरिजन होता है, तो इस वर्ष में ज़्यादा एफडीआई आ रहा है। ये भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि दुनिया के सभी अर्थव्यवस्थाएं इस टाइम आपको पता है कि कोविड-19 जो महामारी आई थी उसके कारण बहुत ही दबाव झेल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत में निवेशकों को एक बहुत ही संभावनाएं दिख रही हैं कि भारत बहुत जल्दी रिकवरी करेगा। भारत का जो बहुत बड़ा मार्केट है ये फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप समझ लो डिमांड क्रिएट करेगा, मांग क्रिएट करेगा, जिससे फिर भारत की इकोनॉमी तेज गति से भागेगी। इसलिए निवेशक भारत की ओर बहुत तेजी से आकर्षित हो रहे हैं, तो इसलिए एफडीआई का बढ़ना लाजमी है। और ये पहली इसमें जो सबसे बड़ा की पॉइंट है वो यही कह रहा है कि भारत में क्या हो रहा है कि जो 2021 और 22 का फाइनेंशियल ईयर है, इसमें 2020-21 वाले फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा एफडीआई आ रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा एफडीआई आ रहा है। तो भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई, याद रखिएगा, पूछते हैं कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल सेक्टर में आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो एफडीआई या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है ये ऑटोमेटिक सेंटर में आ रहा है। तीसरी चीज़ है कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में एफडीआई आ रहा है। दूसरे शब्दों में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य एफडीआई अट्रैक्ट कर रहा है। तो पहला आंसर है नंबर 1 कर्नाटक, नंबर 2 महाराष्ट्र और नंबर 3 दिल्ली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये न्यूज़ भी हमने डिस्कस कर ली। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि एफडीआई और एफपीआई क्या है और दोनों में अंतर क्या है। रोहित कुमार, गुड मॉर्निंग भाई।
तो चलिए अब हम चलेंगे आज की तीसरी खबर पर, जो कि किसानों के लिए बहुत ज़रूरी खबर है और एग्ज़ाम के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अक्सर आपसे पूछ देते हैं किसी पोर्टल का नाम कि ये किस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए न्यूज़ क्या कह रही है, किसान सारथी प्लेटफॉर्म लॉन्च टू बूस्ट एग्री इनकम, हियर्स हाउ इट विल बेनिफिट फार्मर्स। यानी ये कहा गया है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने किसान सारथी ऐप लॉन्च किया है, ऐप नहीं सॉरी पोर्टल लॉन्च किया है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी ऐसा सरकार का मानना है। तो हम जितने भी लोग किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि इस ऐप के बारे में समझे क्या है, क्योंकि तभी आप भूलोगे नहीं। दूसरी बात है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे कि किस मिनिस्ट्री की ये पहल है और क्या है। तो चलिए सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि है क्या पूरा मामला। देखिए ये रहा आपका जो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, ऐसे इन्होंने कुछ लॉन्च किया था। न्यूज़ तो पुरानी है लेकिन इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। अब देखिए हो क्या रहा है, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि इस प्रकार का जो भी पोर्टल आता है, सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ होती है कि हम उसकी मिनिस्ट्री, अगर हम नोट्स बना रहे हैं तो लिख लें। जैसे कैसे, मैं थोड़ा सा एक डेमो टाइप का देता हूँ कि अगर आपका पोर्टल आया तो सबसे पहले आप क्या करोगे। देखिए सबसे पहले आप करोगे मिनिस्ट्री का नाम, और मिनिस्ट्री कैसे लिखोगे, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर प्लस मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो देखिए साफ साफ इतने छोटे शब्दों में इसी को बोलते हैं सिनॉप्सिस नोट्स या संक्षिप्त नोट्स। ये कैसे बनते हैं, ये एक प्रकार की आप ये समझ लो कि सांकेतिक भाषा में नोट्स बनाए जाते हैं कि एम से मिनिस्ट्री और किस मंत्रालय की पहल है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर प्लस मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसको गेस भी आप कर सकते हो कैसे, ये समझो। देखो पहली बात तो किसान सारथी ऐप है तो इसका मतलब कृषि मंत्रालय ज़रूर होगा। दूसरी बात है कि पोर्टल है, ऐप फिर बोल रहा हूँ मैं बार बार गलत, ये पोर्टल है। तो पोर्टल का मतलब क्या हुआ कि ये तो तय है कि इस पोर्टल में बिना इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय के या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के काम नहीं हो सकता है। तो अगर आप गेस भी करोगे तो ये दो मंत्रालय हैं और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो दो मंत्रालयों के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। पूछा जाएगा कि ये कृषि मंत्रालय और गृह मंत्रालय की पहल है या कृषि मंत्रालय वित्त मंत्रालय की पहल है। तो याद रखना कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये हुई पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमको जानना ये ज़रूरी है कि आखिर ये पोर्टल करेगा क्या। देखिए ये पोर्टल क्या करेगा, ये पोर्टल किसानों को जोड़ेगा कृषि विज्ञान केंद्रों से। फिर बोल रहा हूँ, ये पोर्टल किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र से जोड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसान को किसानी से संबंधित या किसानी से रिलेटेड जो अन्य संबंधित क्षेत्र हैं उनसे संबंधित अगर कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो इस पोर्टल के माध्यम से जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं वहाँ पर रिसर्चर्स या साइंटिस्ट बैठे होते हैं, उनसे किसान जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जोड़ता है कृषि विज्ञान केंद्रों से किसानों को। किसान इस पोर्टल के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र में बैठे हुए जो भी साइंटिस्ट या रिसर्चर्स हैं उनसे डायरेक्ट बात करके कृषि या उससे संबंधित जो भी क्षेत्र हैं उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्वेश्चन ये आना चाहिए कि कृषि विज्ञान केंद्र क्या है। तो देखिए अगर इसको मैं समझाने का प्रयास करूं कि कृषि विज्ञान केंद्र क्या है तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए भारत में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सबसे बड़ी संस्था है वो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और जो सबसे छोटी अगर हम यूनिट की बात करें जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है भारत में, वो है फार्मर या किसान। अब होता क्या है कि ये जो संस्थान है ये कई प्रकार की रिसर्च या आप समझ लो रिसर्च संचालित करता है। अब इस रिसर्च को जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च करवा रहा है किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए, तो इसके लिए एक बीच में पार्टी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसको बोलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र। अब कृषि विज्ञान केंद्र करता क्या है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा जो भी कोई नई रिसर्च की जाती है तो कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को जमीनी स्तर पर इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा जो रिसर्च की गई है
इस्तेमाल करने की अनुमति देता है, इस्तेमाल करने में सहायता करता है। मतलब कि अगर इसने कोई रिसर्च की है तो इसकी रिसर्च को ज़मीनी स्तर पर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए या किसानों के माध्यम से इनकी रिसर्च को ज़मीन पर कैसे इम्प्लीमेंट करवाया जाए, इसके लिए क्या होता है, एक बीच में बॉडी होती है, उसको बोलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र। और कृषि विज्ञान केंद्र क्या करते हैं, इनकी रिसर्च को किसानों को जानकारी देते हैं ताकि उस रिसर्च का फ़ायदा किसान उठा सकें। तो ये बेसिकली एक मध्यस्थ का काम करते हैं, कौन, कृषि विज्ञान केंद्र। इस बात को आप जानिए। दूसरी बात क्या है कि ये किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड होते हैं, किसी मतलब जैसे कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हुई, कृषि विश्वविद्यालय हुआ, तो उससे ये संबद्ध होते हैं, कौन, कृषि विज्ञान केंद्र। तो ये इसमें होगा क्या कि किसान जो है वो क्या करेंगे, किसान फ़ोन करेंगे, जब इस पोर्टल के माध्यम से जुड़ेंगे किसान, तो कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ेंगे और यहाँ के रिसर्चर से जुड़ेंगे, और यहाँ उपस्थित रिसर्चर्स क्या करेंगे, किसानों को जो भी उनकी समस्याएं हैं उनके संबंध में बहुत ही वैज्ञानिक सलाह देंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जो किसान जिस भाषा का प्रयोग करेगा तो कोशिश की जाएगी कि उसी भाषा में उसको समाधान उपलब्ध कराया जाए, भाषा की कोई लिमिट न रह जाए कि किसान कोई भाषा बोल रहा है लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके माध्यम से उस भाषा को समझा नहीं जा रहा है, या अगर समझा भी गया तो किसान को नहीं समझा पा रहे हैं क्योंकि किसान की जो रीजनल लैंग्वेज है उसको यहाँ पर कोई नहीं बोल पा रहा है। तो इसलिए साफ साफ देखिए लिखा है, किसान सारथी लॉन्च टू फैसिलिटेट फार्मर्स टू गेट राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम, यानी सही समय पर किसानों को सही जानकारी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन देयर डिजायर्ड लैंग्वेज, वो जिस लैंग्वेज में चाहते हैं, जिस लैंग्वेज में वो आकांक्षा रखते हैं, उसी लैंग्वेज में उनको जानकारी प्रदान की जाएगी। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे इस बात को। मोनिका चौरसिया गुड मॉर्निंग, अमन सिंह गुड मॉर्निंग। तो ये हमारी आज की तीसरी खबर रही है, और हो सकता है कि इसी में से कुछ आपको टेस्ट में देखने को मिल जाए। तो जो लोग भी देख रहे हैं और जिनको भी टेस्ट देना है, तो हो सकता है इन 5 न्यूज़ से भी आपको एक आधा क्वेश्चन मिल जाए, तो थोड़ा ध्यान से। अब हम चलेंगे चौथा, जो आज की चौथी बड़ी करंट अफेयर है, और चौथी बड़ी करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि भारत की डिफेंस से रिलेटेड या रक्षा से रिलेटेड खबर है। अब हम देखते हैं खबर क्या है। तो ये आर्टिकल क्या कह रहा है, डिफेंस मिनिस्ट्री प्लेसेस ऑर्डर फॉर 118 अर्जुन MK-1A टैंक्स वर्थ, चलो वो छोड़ दो, 7,523 करोड़, उससे हमको मतलब नहीं है। अब ये देखिए क्या कह रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने एक ऑर्डर दिया है, किस लिए, 118 अर्जुन टैंक के लिए। यानी अर्जुन टैंक क्या होता है, भारत में आपको पता है कि भीष्म टैंक भी हैं, अर्जुन टैंक भी हैं, T90 भी है। तो इस प्रकार के भारत में कुछ टैंक होते हैं। टैंक कैसे होते हैं ये आपको दिख रहा होगा। तो अभी क्या हुआ है कि रक्षा मंत्रालय ने 118 अर्जुन MK-1A टैंक्स के लिए ऑर्डर किया है। तो इस बात को याद रखिएगा। अब हम समझेंगे ये पूरा मामला है क्या, और ये टैंक होता क्या है, सब कुछ समझेंगे। तो टैंक अगर आप देखना चाहो तो ये आपने बॉर्डर मूवी जरूर देखी होगी, तो वहां पर आपको टैंकों का प्रयोग खूब दिखता है, खूब सारे टैंक्स आपको दिखेंगे। तो बस यही टैंक्स हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि भारत में टैंक्स का डेवलपमेंट व्यापक तौर पर कब शुरू हुआ, तो भारत सरकार ने 1972 में एक स्कीम शुरू की थी, और उस स्कीम के माध्यम से भारत में अर्जुन टैंक के डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया था। और उस स्कीम का ही नाम था अर्जुन MBT करके। यानी उस स्कीम का उद्देश्य यही था कि भारत में अर्जुन टैंक्स का डेवलपमेंट किया जा सके। तो इस बात को याद रखिएगा, 1972 की स्कीम थी, और उसके माध्यम से भारत में अर्जुन नामक टैंक डेवलप किए गए, पहली चीज। अभी क्या हुआ है कि अभी जो बात हो रही है वो अर्जुन की नहीं हो रही है। अब अगर आप पीछे थोड़ा सा न्यूज़पेपर में देखो तो कह रहा है कि अर्जुन MK-1A टैंक। अब ये MK-1A टैंक क्या है, अब MK-1A टैंक क्या है ये समझिए। देखिए ये जो भारत का अर्जुन टैंक था, इसी को स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी या कटिंग एज टेक्नोलॉजी, या सबसे आसान शब्दों में बोलूं तो अत्याधुनिक तकनीकी से लैस करके जो टैंक बनाया जाएगा उसी को क्या कहा गया है, अर्जुन MK-1A टैंक। तो भारत सरकार ने अभी जो ऑर्डर दिया है वो अर्जुन MK-1A टैंक के लिए दिया है। और इस टैंक की खासियत क्या है, अर्जुन से अलग इसमें क्या है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें अर्जुन से अलग 72 नए फीचर्स हैं। यानी अर्जुन में जो विशेषताएं थी वो तो अलग थी, लेकिन अर्जुन MK-1A में अर्जुन टैंक से 72 नए फीचर्स अधिक हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है।
दूसरी चीज इसमें क्या है कि इसमें जो इंडिजीनियस जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं या स्वदेशी जो उपकरण लगे हैं वो बहुत अधिक संख्या में लगे हैं, या आप कह लो पूरी तरीके से ये स्वदेशी है। अर्जुन में इससे कम ये स्वदेशी था। तो दो बड़ी चीजें, पहली चीज कि इसमें 72 नई विशेषताएं हैं अर्जुन की तुलना में। दूसरी क्या है MK1A में, दूसरी ये है कि स्वदेशी है, पूर्णतः स्वदेशी है, ये दूसरी बड़ी। इसको डेवलप क्यों किया गया, बेसिकली ये कहा जा रहा है कि भारत की सेना अभी चाइना को टारगेट करके या चाइना से अपनी सुरक्षा के लिए इन टैंक्स का विकास करवा रही है। इसके माध्यम से क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि लद्दाख में अक्सर भारत और चीन की सेना आमने सामने आ जाती है, और लद्दाख एक माउंटेनियस या पहाड़ी क्षेत्र है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ की जो टेरेन है, जो वहाँ का स्थल है, वो इतना संतुलित नहीं है, उबड़ खाबड़, और बहुत सारी वहाँ पर विषमताएं पाई जाती हैं। इसलिए जो भारी टैंक्स होते हैं वो वहाँ पर सफ़र नहीं कर पाते हैं। इसलिए भारत सरकार या भारत की सेना अभी अर्जुन MK1 की ओर देख रही है। क्यों? क्योंकि इसकी दो चीज़ें, पहली चीज़ है कि किसी भी प्रकार के टेरेन पे जा सकता है, ये आप देख रहे हो, तो कहीं पर भी ये जा सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि ये दिन और रात दोनों टाइम पर टारगेट को हिट कर सकता है। तो 24 घंटे, यानी इसके सामने अंधेरे या उजाले जैसी अब कोई सीमाएं नहीं रही। 24 घंटे में ये कभी भी युद्ध कर सकता है और ये टारगेट को अपने हिट कर सकता है। तो ये बड़ी खबर हो गई। दूसरी बात ये कही जाती है कि अर्जुन MK1A के बनने के बाद पूरी दुनिया में इसी के रेंज के जो भी टैंक्स हैं उन सब के बराबर आकर भारत का ये टैंक खड़ा हो गया। चूंकि ये आपको पता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी या कटिंग एज टेक्नोलॉजी। कटिंग एज का मतलब या स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है अत्याधुनिक तकनीकी। तो ये इसी तकनीकी से लैस है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके जो समान जितने भी टैंक्स हैं उनकी बराबरी ये करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि इसका डेवलपमेंट किसने किया है, तो इसका डेवलपमेंट किसने किया है, इसका डेवलपमेंट कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। साथ ही साथ DRDO की कुछ अन्य संस्थाओं ने मिलकर इसका डेवलपमेंट किया है। तो ये इसका डेवलपमेंट हुआ। यानी अगर आप पूरा नाम तो याद नहीं होता है, तो पूरा नाम याद ना होने का मतलब क्या है, इसको याद रखिए, CVDRE ने, CVDRE, यानी इसका अगर अब आप फुल फॉर्म पढ़ने का प्रयास करो तो क्या है, कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कॉम्बैट व्हीकल डेवलपमेंट रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। तो ये एक संस्था है और इसी ने इस टैंक का डेवलपमेंट किया है DRDO की अन्य बहुत सारी संस्थाओं के साथ मिलकर। तो इस बात को याद रखिएगा। अब इसका महत्व क्या है, महत्व यही है कि दो चीजें इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या है कि ये किसी भी परिस्थिति में किसी भी टेरेन पर, चाहे वो लद्दाख हो, इस आवागमन सुगमता के साथ कर सकता है। दूसरी चीज क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो उपकरण का प्रयोग हुआ है वो पूर्णतः स्वदेशी उपकरणों का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी की मूल भावना है मेक इन इंडिया, उसको बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ जो हमारा उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत, जिसके तहत हम भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि इस टैंक में जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किए हैं वो सारे स्वदेशी हैं। इसलिए न केवल मेक इन इंडिया बल्कि आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को भी बढ़ावा मिलेगा। तो उम्मीद है ये चौथी न्यूज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलेंगे आज की पांचवी खबर पर और समझने का प्रयास करेंगे कि आज की पांचवी खबर क्या है। अगर अब हम देखें तो ये फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल है और कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कह रहा है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फॉर तमिलनाडुज कोलम बीच एंड पुडुचेरीज एडन बीच। अब हमको समझना है, कहा जा रहा है कि तमिलनाडु के कोलम और पुडुचेरी के एडन बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। कौन सा सर्टिफिकेशन मिला है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। तो हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि ये सर्टिफिकेट बीचेस को क्यों दिया गया है और क्या इसका महत्व है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये है क्या। देखिए, अगर हम बात करें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की या ब्लू फ्लैग बीच की, तो ये क्या है, चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि अगर हम इसकी बात करें कि ये है क्या, तो दरअसल ये एक प्रकार का जो दुनिया भर के बीच होते हैं, जहां पर आप समुद्र के किनारे बैठकर धूप का लुत्फ उठाते हो, तो बीच होते हैं। वहां पर आपको पता है कि पर्यटक बहुत ज़्यादा आते हैं, सबको मतलब
समुद्र के किनारे बैठने में अच्छा लगता है, ठंडी हवा और समुद्र की लहरों का सब लोग मतलब आनंद लेना चाहते हैं। इसलिए दुनिया भर के बीचेस को एक प्रकार का इको लेवल प्रदान किया जाता है। इको लेवल का मतलब है कि एक प्रकार का सर्टिफिकेट देना। किस प्रकार का सर्टिफिकेट? अगर कोई बीच इस एक प्रकार का, तो पहले आप ये समझ लो कि होता क्या है कि आप देखते हो बीच की सबसे बड़ी समस्या क्या है इस टाइम? जो बीचेस होते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो समस्या ये है कि वहाँ पर गंदगी बहुत होती है। अगर कुछ कोई खाता है तो वहीं पर डाल देता है, वही चीज़ उड़कर पानी में जाती है। तो ये सारी समस्याएं होती हैं, बीचेस की समस्याएं होती हैं। तो होता क्या है कि एक डेनमार्क स्थित एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक प्रकार का जो दुनिया भर के बीचेस हैं उनको एक प्रकार का सर्टिफिकेट देता है। अब ये सर्टिफिकेट दिया क्यों जाता है ये समझो। दरअसल ये सर्टिफिकेट कुल 33 प्रकार की जो आपको क्राइटेरिया हैं उनके आधार पर दिया जाता है। यानी 33 क्राइटेरियाज पर या 33 प्रकार के जो रूल्स, आप सिंपल शब्दों में कह सकते हो कि 33 प्रकार की जो अर्हताएं हैं या एलिजिबिलिटीज़ हैं, अगर कोई बीच उन 33 प्रकार की क्राइटेरियाज को, एलिजिबिलिटीज़ को फॉलो करता है, पूरी कर लेता है, तो उसको क्या किया जाता है? उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दे दिया जाता है। ये जो 33 प्रकार की एलिजिबिलिटीज़ हैं इनको 4 मुख्य कैटेगरीज में बांटा गया है। जैसे सिंपल सी बात है इन्वायरमेंट, दूसरी सी बात है कि वहाँ पर बाथिंग की या नहाने की उचित व्यवस्था है या नहीं, इस प्रकार के कुछ क्राइटेरियाज में डिवाइड किया गया है। अब हम समझेंगे कि इसका महत्व क्या होता है। देखिए, अगर दुनिया के किसी बीच को ये प्रदान कर दिया गया क्या? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, तो इसका सबसे बड़ा महत्व क्या होता है? इसका सबसे बड़ा महत्व ये होता है कि टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। दुनिया भर के जब लोग आते हैं भारत में, वो देखते हैं, गूगल पे सर्च मारते हैं अच्छी अच्छी जगह, तो अगर कुछ लोग बीच पर जाना चाहते हैं तो देखते हैं भारत में कौन कौन से बीच हैं। उसमें से अगर उनको दिख गया कि कोई बीच ऐसा है जिसको क्या मिला है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, तो वो बाकी बीचेस को छोड़कर उस बीच पर जाना जरूर उचित समझेंगे जिसको क्या मिला है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। इस बात को याद रखिएगा। और ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता कैसे है? अगर कोई बीच है वहाँ पर सफाई है, नहाने की उचित व्यवस्था है, सिक्योरिटी की उचित व्यवस्था है, किसी प्रकार की गंदगी नहीं रहती है, जो बेसिक समस्याएं होती हैं, इन्वायरमेंट अच्छा है, तो अगर किसी ने ये सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल कर लिया, अप्लाई कर दिया ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए, तो उसको मिल जाता है। अभी भारत के 2 जो ऐसे बीच हैं, एक तो कौन सा? आप अगर पीछे देखो, 2 बीचेस को मिला है। पहला कौन सा है? तमिलनाडु का कोवलम, और दूसरा कौन सा है? पुडुचेरी का एडन। इन दोनों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस क्या है? इससे होता क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटक आते हैं वो यहाँ पर देखने आएंगे, बीच पर बैठेंगे। बीच पर बैठने से फ़ायदा क्या होगा कि अगर वो भारत में आएंगे तो वो कुछ खर्चा करेंगे, और खर्चा करने से क्या होगा कि भारत की इकोनॉमी में पैसा जाएगा, और पैसे से क्या होगा? अंततः भारत की ग्रोथ रेट बढ़ेगी या भारत की ग्रोथ बढ़ेगी। तो ये इसके फायदे हैं। अब बीचेस का चुनाव कैसे होता है? देखिए, इसके लिए एक ज्यूरी होती है, यानी ज्यूरी जो चुनती है कि किस बीचेस को, जितने बीचेस ने अप्लाई किया है उसमें से किस बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देना चाहिए, कौन योग्य है इस सर्टिफिकेशन को पाने के लिए, सर्टिफिकेट को पाने के लिए। बस यही पूरी बात है। अब होता क्या है कि ये सर्टिफिकेट देता कौन है? तो यहाँ पर अगर आप देखो, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, ये नाम जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? फिर बता रहा हूं, इसका नाम है, एक मिनट, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, यानी FEE, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन। अगर इससे क्वेश्चन बनेगा तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देता कौन है? फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन देता है। साथ ही साथ जो इसकी जूरी होती है, जूरी जो मतलब आप ये समझो कि जो बीचेस को चुनती है उसमें कौन कौन शामिल होता है? तो उसमें सबसे पहले तो ये शामिल होता है, जो देता है डेनमार्क स्थित जो एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये देता है। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के कुछ मेंबर होते हैं, साथ ही साथ IUCN के कुछ मेंबर होते हैं। IUCN का मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो 3 संस्थाओं का मैं नाम बता चुका हूँ। पहला फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, दूसरा आपका यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जिसको हम जानते हैं UNEP नाम से, तीसरा IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और चौथा कौन सा होता है? यूनाइटेड नेशन
वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO। तो याद रखिएगा, ये हमें पहले कौन देता था? पहले सिर्फ ये देता था फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, लेकिन पिछले 1-2 साल से क्या हो गया है कि इसमें कई सारी संस्थाओं के सदस्य जूरी में शामिल हो गए हैं और वो जूरी इकट्ठा होती है और उसमें से फिर वो बीचेस को चुनती है कि कौन से बीच इस योग्य हो गए हैं कि उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दे दिया जाए। तो ये रही 5वीं न्यूज़। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। सचिन गुड मॉर्निंग भाई, आदर्श शुक्ला गुड मॉर्निंग। तो ये हमारी न्यूज़ रही, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब यहीं पर क्लास को रोकते हैं क्योंकि इसके बाद भी मेरी क्लास है ऑनलाइन, तो अब यहाँ पर इसको रोकते हैं। अब हम मिलेंगे कल फिर इसी टाइम पर 5 बड़ी खबरों के साथ। और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आज टेस्ट होगा आप सबका, GS का भी है और साथ ही साथ करंट का भी है, तो तैयारी करके अब तैयारी मत करिएगा क्योंकि अब आप टाइम वेस्ट करेंगे। अपने दिमाग पर भरोसा करिए, क्योंकि अगर आप अपने पर भरोसा नहीं करेंगे तो टेस्ट कभी नहीं दे पाएंगे। तो अब जितना पढ़ा है उसको भूल जाइए, एकदम फ्री होके आइए, टेस्ट दीजिए और एंजॉय करिए। तो यहीं पर क्लास को रोकते हैं, फिर मुलाकात होगी कल 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।